तो जय हिंद। आज हम करेंगे आपके पास 1935 से लेकर 1947 तक की पूरी बात। मॉडर्न इंडिया का आज आखिरी लेक्चर है। आप लोग पूरा लेक्चर जरूर देखना। प्रीवियस लेक्चर्स के लिए आप लोग जो है प्लेलिस्ट खोल सकते हो और वहां से स्क्रॉल करके पुराने लेक्चर्स देख सकते हो। तो नाउ कम टू द पॉइंट, आपके पास 1935 से 1947 के बीच में क्या हुआ। तो देखो क्या हुआ आपके पास कि 1934 में सीडीएम वापस ले लिया गया और 1935 में आपके पास नया कानून आ गया, उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो नया कानून आ गया, उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। महात्मा गांधी जो है बात कर रहे थे स्ट्रगल, ट्रूथ स्ट्रगल, मतलब आपके पास पहले आप स्ट्रगल करोगे फिर रुकोगे का फेज आएगा। जैसे आप लोग थोड़ा धीरज रखते हो, है ना, पहले स्ट्रगल होगा फिर पॉज आएगा फिर स्ट्रगल होगा। तो स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल, जवाहरलाल नेहरू इसके खिलाफ है, मतलब ये वाली स्ट्रैटेजी है। और इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो है स्ट्रगल विक्ट्री, SV, ठीक है, स्ट्रगल विक्ट्री। ये आपके पास किसकी, नेहरू की स्ट्रैटेजी है। अब आपके पास आ गया 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब आ गया, ठीक है, तो उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने क्या करा, आपके पास कुछ चीज़ें करी, ठीक है। जैसे आपके पास प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दिया। क्या दे दिया? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। मतलब ये है कि आपके पास जो प्रांतें थी उनको ऑटोनॉमी दे दिया। क्या दे दिया? उनको ऑटोनॉमी दे दिया, उनको थोड़ा स्वतंत्रता दे दी प्रोविंसेस को। और 11 प्रांतें थी, 11 में से 8 में जो है आपके जब इलेक्शंस हुए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आपकी ताकत लेने के लिए सक्सेसफुल हो गई। अब देखो ध्यान से देखिएगा, ये आपका 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके अनुसार जो है आपके इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस में आपके पास 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस आ गई, ठीक है। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, जितना आपके पास ये लाइट ब्लू वाला है ये सब किसका है, कांग्रेस का एरिया है जहाँ पे कांग्रेस ने चुनाव जीता। अब कांग्रेस जीत गई आपके पास 8 प्रांतों में। इनिशियली जो है आपके पास जो महात्मा गांधी है वो आपके सरकार बनाने के हित में या उसके सपोर्ट में नहीं है। इसी तरीके से आपके पास इनिशियली नेहरू भी जो है विधानसभाओं में पद लेकर और फिर वहाँ से राज्यों की सरकारें बनाने के हित में नहीं है। जैसे आपके यहाँ आज के डेट में चीफ मिनिस्टर होता है, वैसे ही 11 प्रांतें थी, 11 प्रांतों में जो सरकारें बननी थी उनमें सरकारें बनाने के, जैसे आपका मुख्यमंत्री होता है उस जमाने में प्रीमियर या प्राइम मिनिस्टर होता था प्रांतों में, तो वो उसके हक में नहीं है, उसके सपोर्ट में नहीं है। बट लेटर ऑन इट वाज डिसाइडेड कि आपके पास जो है कांग्रेस भी जो है क्या करेगी, आपके ऑफिसेस होल्ड करेगी। तो 11 में से 8 में आपके पास जो है कांग्रेस ने क्या करा, अपनी सरकारें बनाई। चलो, और आपके पास सरकारें बनाने के बाद जो है उसके बाद हालांकि कांग्रेस जो थी वो क्या हुआ, आपके इनिशियली जो है सपोर्ट में नहीं थी 1935 के कानून के। बट लेटर ऑन चुनाव भी हुए, चुनाव होने के बाद उन्होंने 8 प्रांतों में क्या करी, सरकारें ही बनाई। तो उसके बाद देखिए ध्यान से सुनना, आपके पास जवाहरलाल नेहरू, सुभाष बोस एंड कांग्रेस सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट अपोज टू द ऑफिस एक्सेप्टेंस, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का था, जो मैंने बताया। इसके बाद आपके पास गांधी जी ने जो है ये सेम चीज कहा कि आपके पास जो है ऑफिस एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने कहा कि आपके पास जो है फैजपुर का जो सेशन था, ठीक है, और लखनऊ का सेशन था 36 का और फैजपुर का 1937 का था, तो वो भी यही चीज कह रहे हैं। पर लेटर ऑन कांग्रेस ने डिसाइड किया कि भाई इलेक्शन जो है हम लोग फाइट करेंगे और आपके पास सरकारें बनाएंगे। इसके बाद सरकारें बनी, सरकारें बनने के बाद 28 महीने जो है कांग्रेस ने रूल किया। 28 महीने कांग्रेस ने रूल किया अलग अलग प्रांतों में, 11 प्रांतों में, ठीक है। कई मामलों में ये जो है किसानों के लिए, काश्तकारों के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए हेल्पफुल रही और कई बार जो है इन्होंने वो चीज करी जैसे कोई भी सरकार पद पाने के बाद करती है। चलो भाई, अब क्या हुआ, आपके पास जब 28 महीनों की सरकार चला चुके थे तो एक इवेंट हुआ, वर्ल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ऐसा हुआ कि 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पे हमला कर दिया और इसे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत माना गया। जर्मनी अटैक्ड पोलैंड, ठीक है, जर्मनी अटैक्ड पोलैंड। अब ध्यान से देखिएगा, जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया और आपके पास क्या हुआ, जब जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया तो वर्ल्ड वॉर 2 का जो है स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 को जो है स्टार्ट मान लिया गया और आपके पास 2 ग्रुप बन गए, एक बन गए एलाई का ग्रुप, बन गया एक्सिस का ग्रुप, ठीक है, आपका ध्रुवीय शक्तियां और मित्र राष्ट्र। अब ये ध्रुवीय शक्तियों में कौन कौन है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो, अगर आप ध्यान से देखेंगे ध्रुवीय शक्तियों में, ठीक है, अगर आप देखेंगे कौन कौन है एलाइज में और कौन कौन एक्सिस में, तो आपके पास एलाइज पावर बन गई ब्रिटेन, एलाइज में बन गए ब्रिटेन, फ्रांस, बाद में USA और रसिया,
ये आपके कैसे हो गए, एलाइज हो गए। ये कैसे हो गए, एलाई हो गए, ये एलाई हो गए, ये मित्र राष्ट्र हो गए। और आपके पास जो एक्सिस पावर्स हैं, ध्रुवीय जो हैं, उसमें आपके पास हो गए जर्मनी अंडर हिटलर, ठीक है। इसके अलावा इटली अंडर बेनिटो मुसोलिनी, एक बड़बोला और एक बहुत ही कह सकते हैं डिक्टेटर काइंड ऑफ रूलर ऑफ इटली। ऑब्वियसली बात है, दे वर डिक्टेटर्स। तो इसको नाजीवादी कहते थे आपके जर्मनी हिटलर को, और इसको बोलते थे फांसीवादी जो हिटलर वाले थे, जो सॉरी मुसोलिनी वाले थे। इसके अलावा आपके पास टोजो प्रधानमंत्री और जापान, ठीक है, अंडर हिम द लीडरशिप ऑफ जापान। तो आपके पास एलाई पावर और एक्सिस पावर दो टाइप के जो है गुट बने हुए हैं, एलाई गुट और एक्सिस ग्रुप। अब ये एलाई और एक्सिस जो है आपके वर्ल्ड वॉर में आमने सामने आ चुके हैं। 1 सितंबर जो है आपका फॉर्मली एक तरीके से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है। अब विश्व युद्ध 1 जब प्रारंभ हो गया तो आपके पास विद इन द कांग्रेस ऑल्सो आपके पास एक डिबेट चलने लगा कि क्या करना चाहिए, वेदर वी शुड सपोर्ट क्या बोलते हैं आपका फ्रांस एंड ब्रिटेन इन द वर्ल्ड वॉर 2 और नॉट। अब आपके पास गांधी जी जो हैं उनको जो है थोड़ा इनके लिए, हालांकि थोड़ा सा ऑब्वियस ही बात है कि दीज आर इम्पेल पावर, बट गांधी जी हैड आपके पास सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द डेमोक्रेट्स, ठीक है। किसके लिए, जो आपका ब्रिटेन है। और ब्रिटेन में उस समय आपके पास कौन है, विंस्टन चर्चिल था। ब्रिटेन में उस समय विंस्टन चर्चिल वहाँ का प्रधानमंत्री था, ठीक है, विंस्टन चर्चिल, ठीक है। चर्चिल वहाँ का प्रधानमंत्री है, कहाँ का, ब्रिटेन का। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है। अब गांधी जी का थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर्ड है, बिकॉज आपके पास जो हिटलर है उसकी जो आइडियोलॉजी है वो गांधी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। और आपके पास क्योंकि ये थोड़े से डेमोक्रेट्स हैं, फिर भी ये तुम्हारे थोड़ा सा सुनते हैं, तो महात्मा गांधी वॉज सॉफ्ट कॉर्नर्ड फॉर ब्रिटेन एंड फ्रांस, कि उन्होंने जो जर्मनी ने किया आपका एक आक्रमण करके, उसके वो गांधी जी जो है क्या है, मौलिक रूप से उसके विरोध में। अब इसके बाद आपके पास कौन है, दूसरा ग्रुप आपके पास कौन है, नेहरू, ठीक है। नेहरू भी सॉफ्ट कॉर्नर्ड है, बट ये कहते हैं कि हमें वर्ल्ड वॉर में पार्टी नहीं होना है, और नेहरू का कोई इसमें जो है बोलते हैं कि नहीं, ये भी हमारे कोई मित्र नहीं है, क्योंकि आपके पास गांधी के अलावा जो नेहरू और सुभाष हैं वो आपके सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1937 में कांग्रेस के जो सेशन हुए थे, ठीक है, लखनऊ और फैजपुर, इसमें आपके पास JL नेहरू अध्यक्ष बने थे, यंग लीडर्स थे, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास 38 और 39 हरिपुरा और आपका त्रिपुरी, इसमें आपके कौन बने हैं, सुभाष बोस आपके कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। सुभाष बोस की जो आइडियोलॉजी थी उसके महात्मा गांधी आपके प्रेरक नहीं है, और महात्मा गांधी उसके सपोर्टर नहीं है। महात्मा गांधी डिडंट सपोर्ट द आइडियोलॉजी ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अब आते हैं आपके पास, नेहरू कह रहे हैं कि भाई ना हमें इनका सपोर्ट करना है, ना आपका फ्रांस ब्रिटेन का करना है, ना आपके पास जर्मनी का सपोर्ट करना है। आते हैं सुभाष बोस, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, और सुभाष बोस बोल रहे हैं कि भाई वी शुड टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो वी शुड टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। तो ब्रिटेन और फ्रांस के सपोर्ट में हम लोगों ने जो है अगेंस्ट जो है हमें जर्मनी को क्या मानना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए। अब कांग्रेस के अंदर जो है इनका क्या चल रहा है, आपका पहले से ही विरोधाभास चलता जा रहा है। किसका, आपका सुभाष बोस का, उनका जो स्टैंड है, उनका जो थोड़ा रेडिकल स्टैंड है। और आपके पास जब 1939 का जो आपके पास सेशन हुआ था त्रिपुरी, वहाँ पे उनका कॉन्फ्लिक्ट वैसे भी चल रहा था महात्मा गांधी के साथ। तो महात्मा गांधी ने 1939 के त्रिपुरी सत्र में आप सुभाष बोस के जो लड़वाने के लिए क्या करा था, 38 का चुनाव जो है सुभाष बोस खुद जीत गए थे, ठीक है, मतलब निर्दलीय जो है, निर्विरोध जिसे आप लोग कहते हैं, बिना विरोध के। पर 1939 के चुनाव में सुभाष बोस के खिलाफ महात्मा गांधी ने अपना कंटेंडेंट उठा दिया था, उसका नाम था पट्टाभी सीताराम मैया, आप नोट कर सकते हैं, पी सीताराम मैया। पर 1939 का चुनाव जो है आपका फिर भी सुभाष बोस जीत गए, और सुभाष बोस जीतने के बाद उनका थोड़ा सा स्टैंड अलग सा ही चल रहा है, और कई ऐसा बोला जाता है कई मीटिंग्स में उनको जो है सुभाष बोस को बिना बुलाए भी कई चीज़ें डिसाइड होती थी। फाइनली आपके पास सुभाष बोस ने मई 1939 में एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का था, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में, ठीक है, उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। उसके बाद आपके पास सुभाष बोस को डिसिप्लिनरी एक्शन में आपके पास हटा दिया गया था कांग्रेस से, और फिर सितंबर में आपका वर्ल्ड वॉर जो बताया मैंने, अब उसमें जो है सुभाष बोस उसके खिलाफ है, किसके,
आपके ब्रिटेन के, और बोल रहे हैं कि जर्मनी जापान को आप लोग जो है दोस्त की तरह सपोर्ट करके जो है यूटिलाइज कर सकते हो अगेंस्ट द इंपीरियल ब्रिटिश पावर। वो कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चलो बात आई गई होगी। अब आपके पास जो क्या है, कांग्रेस ने मतलब ऑब्वियसली बात है महात्मा गांधी हर चीज़ के पीछे हैं, उन्होंने वायसरॉय को ऑफर दिया। वायसरॉय को ऑफर दिया गया, भारत के जो वायसरॉय था उसको ऑफर दिया गया कि भाई तुम्हें एक चीज़ बताते हैं, इंडिया जो है कॉपरेशन करेगा वर्ल्ड वॉर 2 में, बट 2 बेसिक कंडीशन है। पहला, युद्ध के बाद जो है आप एक संविधान सभा बनाओगे जो हमारे देश का संविधान बनाएगी, ठीक है, जो फ्री इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिफाइन करेगी। किसी भी देश में जब आपके पास क्या होता है, संविधान बनाना होता है, तो जो बनाती है उसे कहते हैं संविधान सभा। इसके बाद आपके पास तुरंत एक जेन्युइनली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलेगा सेंटर में। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट किसे कहते हैं? जिम्मेदार सरकार। जिम्मेदार सरकार का मतलब होता है जो होता है आपके पास एक सदन होता है जो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। अब उसके बाद वहाँ पे उसका एक हिस्सा सरकार होती है, जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो आपकी सरकार बनाएगी और जिम्मेदार होगी आपके सदन के लिए। दैट इज नोन एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलेगा, ठीक है जी। अब गांधी जी जिनकी आपके पास सिंपैथी है, किसके लिए? आपके पास ब्रिटेन के लिए, ठीक है जी, बिकॉज वो फासिस्ट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट हैं। सुभाष बोस और अदर सोशलिस्ट जो है इसके टोटल अगेंस्ट हैं, मैंने बताया आपको। और नेहरू जो है आपके पास नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द ओपिनियन ऑफ एदर गांधी और सुभाष बोस, वो दोनों ही आइडियोलॉजी के सपोर्ट में नहीं है। अब चलो भाई क्या हुआ, CWC ने रिजोल्यूशन पास किया कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, और आपके पास जो हिटलर का जो क्या है आक्रमण है उसको क्या किया, उसका विरोध किया कि भाई ये गलत है। इसके बाद भी जो वायसरॉय लिलिथगो था उसने जो है 17 अक्टूबर 1939 में कांग्रेस का जो प्रपोजल था कि 2 कंडीशन मान लो हम आपको वर्ल्ड वॉर में साथ देंगे, ऐसा नहीं माना। वायसरॉय वॉज टोटली नेगेटिव फॉर द कह सकते हैं ऑफर ऑफ द कांग्रेस। अब जब ये चीज़ हो गया, चलो कोई बात नहीं, बात आई गई होगी। अब आपके पास वायसरॉय ने क्या करा, वायसरॉय ने कहा रिफ्यूज टू डिफाइन ब्रिटिश वॉर एम्स बियॉन्ड स्टेटिंग दैट द ब्रिटेन वॉज रेजिस्टिंग अग्रेशन। और ब्रिटेन के बिहाफ में उसने जो है कोई भी ऑफर मानने से बिल्कुल मना कर दिया। इसके बाद आपके पास क्या बोला कि इट वुड इमीडिएटली सेट अप अ कंसल्टेटिव कमिटी हुज एडवाइस कुड बी सॉट वेन एवर रिक्वायर्ड। ठीक है जी, चलो भाई कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने डिसाइड किया, जो उन्होंने सरकारें बनाई थी 1937 में, 28 महीने के बाद उन्होंने अक्टूबर 23 1939 को क्या करा, आपका रिज़ाइन कर दिया। ठीक है, अब रिज़ाइन कर दिया कि बोला हम जो है जो आपकी 8 राज्यों में सरकारें हैं वहाँ से हम रेजिग्नेशन दे देंगे। और उन्होंने जो वाइसरॉय की जो क्या है आपकी जो स्टेटमेंट है, जो एकदम से गोलमोल स्टेटमेंट थी, आप इसमें स्टेक होल्डर्स से ही पूछना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, तो उन्होंने कहा कि ये पुराना इंपीरियल तरीका है और हम लोग उसके सपोर्ट में नहीं है। उन्होंने जो है रिज़ाइन कर दिया और उन्होंने जो है वॉर को सपोर्ट करने से मना कर दिया। इसके अलावा आपके जब रिज़ाइन हो गया तो गांधी जी और उसके जो सपोर्टर थे, गांधी जी और उनके जो सपोर्टर थे, हालांकि वो किसी आंदोलन को प्रारंभ करने के भी मूड में नहीं थे कि कोई मूवमेंट अभी जो है ब्रिटिशर्स को और परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एलआई का जो कॉज है वो जस्ट है, जो उनके साथ हो रहा है वो जस्ट है। अब विद इन द आपके ये जो उस समय सुभाष बोस वगैरह हैं वो लोग बहुत नाराज़ हैं अंदर ही अंदर, वो बोल रहे हैं कि भाई ठीक है उनका जस्ट है तो हमारा क्या है, हमारा इनजस्ट थोड़ी ना है। अब इसमें हुआ कि भैया देखो, उन्होंने कहा अभी जो सेंसिटिविटी है, कम्युनल सेंसिटिविटी, और अभी हिंदू मुस्लिम यूनिटी है, उसकी वजह से जो है कम्युनल राइट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और अभी बोला कि भाई हम मास स्ट्रगल के लिए रेडी भी नहीं है, ये महात्मा गांधी का स्टैंड है। इसके बाद आपके पास मार्च 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ सत्र हुआ, रामगढ़ सेशन हुआ, और आपके पास मौलाना आज़ाद जो हैं उसके अध्यक्ष थे 1940 के रामगढ़ सेशन के। और ये डिसाइड किया गया कि आपके पास एक बैटल तो आपको लड़नी पड़ेगी, ठीक है, और बैटल होगी भी, पर उसकी जो टाइमिंग होगी और किस तरीके का विद्रोह होगा उसको छोड़ दिया गया महात्मा गांधी पे। तो महात्मा गांधी पे सोल अथॉरिटी बनाकर छोड़ दिया गया कि महात्मा गांधी विल डिसाइड कि आपके पास क्या होगा। तो सब चीज़ें महात्मा गांधी पे छोड़ दी गई, क्या आगे होने वाला है। ठीक है, अब सुभाष बोस जो है उनको हाउस अरेस्ट पे रख लिया गया। उसके बाद वो वहाँ से अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी गए और जर्मनी से फिर जापान चले गए उनकी यू बोट्स में। अब ये यू बोट्स क्या थी, उस जमाने की पनडुब्बियाँ जो जर्मनी के पास थी। तो
तो जर्मनी से जापान और उसके बाद सिंगापुर आए और उसके बाद उन्होंने 1943 में आज़ाद हिंद फौज का रीऑर्गेनाइज किया, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अलग से बात करेंगे बल्कि। इसी तरीके से आपके पास मुस्लिम लीग का भी आपका जो है एक अधिवेशन हुआ, जैसे आपका कांग्रेस का हुआ रामगढ़ सेशन, मुस्लिम लीग का हुआ लाहौर सत्र। और क्या किया गया इस लाहौर सत्र में? पाकिस्तान रिजोल्यूशन वाज पास्ड। पाकिस्तान रिजोल्यूशन वाज पास्ड। पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास हुआ, ठीक है, पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास हो गया। पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास हो गया। कायदे आज़म जिनको बोला जाता था, ये लोग बोलते हैं, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। अभी आपके पास क्या है? पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास करवा के 23 मार्च 1940। अब इसके बाद वर्ल्ड वॉर चल रही है। आपके जो है अलग अलग मोर्चों पे जो आपके पास जर्मन फोर्सेस हैं वो क्या कर रही हैं? कब्जा कर रही हैं। वो फ्रांस में घुस रही हैं। उनकी जो एयरफोर्स है वो आपके पास पूरी तरीके से जहाँ ब्रिटिश एरियाज़ हैं वहाँ कब्जा कर रही है। आपका साउथ ईस्ट एशिया में जो है जापान ने पूरा धुआं उड़ा रखा है। तो इतनी बुरी स्थिति के दौरान जो है क्या हुआ कि आपके अगस्त ऑफर दिया गया। अब आपके पास वायसराय जो है अपनी जो पहले डिनाई कर रहा था उसने खुद ऑफर किया। उसने बोला कि हमारा जो डोमिनेट स्टेटस है हम दे देंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव जैसे आपका आज की डेट में मिनिस्टर्स होते हैं, उसको भी एक्सपैंड करेंगे। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भी एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, और जो हम लोग मेजर पॉलिटिकल पार्टी से ड्रॉ करेंगे। इसके अलावा बोला कि हम लोग जो है वर्ल्ड वॉर के बाद जो है आपका एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म करेंगे, एक संविधान सभा का गठन करेंगे जिसका काम होगा संविधान बनाना। इसके अलावा माइनॉरिटी से पूछे बिना कोई भी नया संविधान जो है वो नहीं बनाया जाएगा, कोई भी उसका फैसला नहीं लिया जाएगा। अब बात डोमिनेंट स्टेटस से बात ऊपर निकल चुकी है। 1916 के आसपास में जब होम रूल वगैरह होता था, क्या होता था उस समय डोमिनेंट स्टेटस मांगते थे, परंतु कांग्रेस ने जब आपका 1929 में लाहौर अपना जो सेशन था उसमें क्या मान लिया, जब पूर्ण स्वराज मान लिया, तो उसके बाद से डोमिनेंट स्टेटस कॉन्सेप्ट क्या बन गया? डेड एज अ डोर नेल। तो बोला अब ये डोमिनेंट स्टेटस कुछ नहीं है, अब हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और महात्मा गांधी ने भी कहा कि डिक्लेरेशन ने जो है आपके पास खाई बढ़ा दी गई है, किसके बीच में? राष्ट्रवादियों और आपके ब्रिटिश सरकार के बीच में, ठीक है जी। 1941 में तुरंत आपके प्रेशर पड़ रहा था एलाइज का, आपका एलाइज का प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। तो आपका ब्रिटेन ने क्या करा? ब्रिटेन ने उस प्रेशर को कम करने के लिए वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसे बढ़ा दिया और पहली बार 12 में से 8 लोग जो है इंडियन हो गए। 12 में से 8 लोग इंडियन हो गए। हालांकि डिफेंस यानी कि रक्षा फिलहाल के लिए बोला जरूरी है, मजबूरी है। फिनेंस और होम, ठीक है, क्या नहीं हुआ आपके पास? डिफेंस, फाइनेंस और होम क्या नहीं हुआ? अभी ये ब्रिटिशर्स के पास ही है। इसके अलावा एक नेशनल डिफेंस काउंसिल की स्थापना की गई ताकि आपके पास कुछ एडवाइजरी फंक्शंस दिए जा सके और वो आपके सलाह दे सके वायसराय को। अब देखो कितनी बड़ी स्थिति आ चुकी है कि वो एकदम से क्या कर रहे हैं? एकदम से वो पैनिक हो गए हैं। अब नाउ दे आर ऑफरिंग यू। पहले वो अपर हैंड पे थे तो दे वर अगेंस्ट योर प्रपोजल्स, वो एकदम डिनाई कर रहे हैं, सॉलेमली रिजेक्ट कर रहे हैं। बट नाउ दे आर एक्सेप्टिंग एज वेल एज ऑफरिंग यू समथिंग। अब आपके पास क्या हुआ? कांग्रेस इस चीज को नहीं मान रही है और आपके पास एक इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है स्टार्ट करने की बात की गई। इंडिविजुअल मतलब सिंगल रूप में। इनिशियली महात्मा गांधी को सिंगल सत्याग्रह ही चुनने थे, उसके बाद आपके पास सत्याग्रहों का मामला बढ़ना था। तो पहला जो सत्याग्रही बनाया गया वो था आचार्य विनोबा भावे जी, ठीक है। नारा था दिल्ली चलो, मतलब आपके इंडिविजुअल रूप में चलेंगे ताकि आपके पास ब्रिटिशर्स को भी ज्यादा परेशानी ना हो, ठीक है, वर्ल्ड वॉर के दौरान। और इसे दिल्ली चलो मूवमेंट भी कहा गया। विनोबा भावे पहले थे, ठीक है जी, और जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे और ब्रह्मदत्त तीसरे थे, थर्ड थे ब्रह्मदत्त, याद रखिएगा। इंडिविजुअल सत्याग्रही, ठीक है, अकेले अकेले चल रहे हैं। ये मई 1941 तक 25,000 लोग जो हैं आपके सिविल डिसोबीडियंस, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस के लिए क्या हो गए? कन्विक्ट हो गए। तो इतनी फास्ट से आपके पास जो है ये चल रहा है, ये आचार्य विनोबा भावे है। अब बात आई गई होगी आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह चल रहा है।
इनिशियली आपके पास टेम्परामेंट गेन किया जा रहा है। मार्च 1942 में एक मिशन भेजा गया, उसका नाम था आपके पास स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन या सिंपली क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा गया क्योंकि प्रेशर बहुत बढ़ चुका था। साउथ ईस्ट एशिया में आपके पास ब्रिटेन बहुत तेजी से आगे जो है कब्जा कर चुका, ब्रिटेन पे जो है, ब्रिटेन की टेरिटरीज पे जैसे मलेशिया वगैरह पे आपका जापान बहुत तेजी से कब्जा कर रहा था। पूरा जापान ने जो है आपका ये पूरा कब्जा कर लिया है। मलेशिया वगैरह के जो नीचे के इलाके थे साउथ ईस्ट एशिया के, ये सारे कब्जे कर लिए थे जापान ने। जापान ने इसे कॉलोनाइज कर लिया था। भारत में बहुत लोग नाराज हैं कि जिस तरीके से ब्रिटेन ने वहाँ के लोगों को छोड़ दिया और वहाँ के लोगों को छोड़ के भाग गया। चलो भाई आगे बात बढ़ते हैं। अब स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन ने वही बात गाई कि हम लोग जो है आपको क्या करेंगे, एक इंडियन यूनियन सेट करेंगे, डोमिनेट स्टेटस देंगे। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, जो आपका इंडिया होगा वो फ्री रिलेशन डिफाइन करने के लिए कॉमनवेल्थ के साथ जो होगा फ्री होगा, वेदर इनके साथ करना है कि नहीं करना है, इंटरनेशनल बॉडी किस तरीके से बनेगी, किस तरीके से वो अपना रिलेशन रखता है, उसके लिए फ्री होगा। इसके अलावा बोला कि हम लोग जो है एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे जो आपका एक संविधान बनाएगी। क्या बनाएगी? एक संविधान बनाएगी। और इसके बाद बोला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट टू 2 कंडीशंस। ठीक है, अगर आपके पास कोई प्रोविंस भारतीय यूनियन को ज्वाइन नहीं करना चाहती तो उसका सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। ठीक है, और वो सेपरेट यूनियन बना सकती है। इसके अलावा जो नई कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी होगी और ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी वो क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर पावर को नेगोशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस ऑफ जो इंडिया होगा मीनवाइल वो अंग्रेजियों के हाथ में ही रहेगा। अब कांग्रेस ने जो है क्रिप्स मिशन का विरोध किया। उन्होंने बोला नहीं, कोई डोमिनेट स्टेटस की बात फालतू बात है। ये जो आपका प्रांत है उनको ताकत दी जा रही है कि अपना जो है खुद अपना भविष्य निर्धारित करें, ये गलत बात है। कोई इमीडिएट पावर ट्रांसफर की बात नहीं करी जा रही है। गवर्नर जनरल जो है आपके पास उसकी सुप्रीमेसी आपने मेंटेन कर ली। ठीक है, अब मुस्लिम लीग जो है वो कह रहा है भाई हमारा पाकिस्तान की बात नहीं की आपने, हम इसलिए नाराज है। इसके अलावा जो इस तरह से संविधान सभा बनेगी हम इससे भी नाराज है। बोला हमें पाकिस्तान दो। ठीक है, तो अब आपके पास फाइनली आपके पास रिजेक्ट हुआ और आपके पास 1942 में वर्धा में एक कांग्रेस का जो है मीटिंग हुई और उसमें जो है डिसाइड कर लिया गया कि अब जो है हम एक मास मूवमेंट करेंगे और महात्मा गांधी जो है उसके लीडर होंगे और आपके जो क्रिप्स मिशन है उसके जो प्रपोजल्स हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्रिप्स मिशन के लिए महात्मा गांधी ने और नेहरू ने ये कहा, तो महात्मा गांधी ने कहा कि पोस्ट डेटेड चेक है। क्या है? पोस्ट डेटेड चेक। किसी ने ऐड किया कि आपके पास ऑफ अ क्रैशिंग बैंक। बोला तुम्हें अपना भविष्य निर्धारित नहीं है, मलेशिया में तुम छोड़ के भाग रहे हो लोगों को, लोग वहाँ पे जो है जापानी क्या कर रहे हैं, वॉर क्राइम्स कर रहे हैं, तुम्हें अपना पता नहीं है और तुम बोल रहे हो क्या कि हम लोग जो है तुम्हें लड़ाई के बाद ये देंगे। जब कैसी स्थिति होगी, कोई बैंक क्रैश कर रहा हो और वो क्या करे, एक पोस्ट डेटेड चेक दे दे। क्या दे दे? एक पोस्ट डेटेड चेक दे दे। तो इसीलिए कहा गया कि आपके पास ये क्या है, पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ क्रैशिंग बैंक, क्रिप्स मिशन। अब आपके पास जब स्टैफर्ड क्रिप्स का मिशन जो है फेल हो गया, वर्धा का जो सत्र था उसने क्या करा, जो कांग्रेस का क्या है आपका वर्धा का सत्र है उसने डिसाइड कर लिया। तो फाइनली आपके पास ये आपके पास 9 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त को एक मीटिंग हुई मुंबई में। बॉम्बे शहर होता था उस ज़माने में, तो बॉम्बे के गोवालिया टैंक में, ठीक है, बॉम्बे के गोवालिया टैंक में, ठीक है, बॉम्बे के आपके ग्वालियर टैंक में क्या हुआ, आपके पास कांग्रेस ने क्या किया, मीटिंग ऑर्गेनाइज करी। महात्मा गांधी ने लोगों को क्या करा, आपका एड्रेस किया। और महात्मा गांधी ने लोगों को एड्रेस किया और बोला कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, उसका नाम है डू और डाई। 8 अगस्त 1942 में मुंबई के ग्वालियर टैंक में आपके पास लोगों को महात्मा गांधी ने एड्रेस किया और एक मंत्र दिया, उसका नाम था डू और डाई। और क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे हम लोग जो है भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं, वो शुरू हो गया। अब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया तो उसके बाद जो है ज़्यादा बड़े जो लीडर्स होते हैं, जितने भी बड़े लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को भी क्या कर दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। अब महात्मा गांधी जो है जेल में है, आगा खान पैलेस में उनको भेज दिया गया। और आपके पास CWC की जो मीटिंग है, ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर लिया था, मैंने आपको बताया। तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को बोला गया कि अगर आप जो है
आप रिजाइन चाहें तो करें चाहे ना करें, बट आपके जो है कांग्रेस के लिए अपनी एलिगेंस डिक्लेयर करें। सोल्जर्स को बोला गया कि भले ही तुम फौज ज्वाइन ना करो बट डू नॉट फायर ऑन योर कंपैट्रियट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है अपनी चाहे तो अपनी स्टडीज छोड़ सकते हैं। पीजेंट को बोला गया अगर जमींदार जो है एंटी गवर्नमेंट है, अगर वो सरकार के खिलाफ है, तो उनको जो है आप क्या करो, म्यूचुअली एग्रीड रेंट वो पे करो। अगर जमींदार जो है गवर्नमेंट के फेवर में है तो उनको रेंट पे मत करो। प्रिंसेस के लिए कहा गया कि सपोर्ट द मासेस, उनको जो है आप सपोर्ट करिए और उनकी सॉवरेनिटी ऑफ योर पीपल को एक्सेप्ट करिए, अपने लोगों की सॉवरेनिटी को, आपके उनके संप्रभुत्व को जो है आप मानिए। प्रजातंत्र जो है कई प्रिंसली स्टेट्स में बनाई गई और प्रजातंत्र डेमोक्रेट्स जो है आपके पास काम करने लगे। इसी तरीके से आपके पास क्या हुआ, जैसे मैंने बताया 9 अगस्त को इनको अरेस्ट कर लिया गया था, कांग्रेस के जितने बड़े लीडर्स थे, पर आपकी अंडरग्राउंड एक्टिविटी कंटिन्यू रही और आपके पास यंग जो कॉमरेड्स थे, यंग जो लीडर्स थे, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, बीजू पटनायक, जो आपके पास नवीन पटनायक, आपने उड़ीसा में सुना होगा, बीजू जनता दल, तो छोटू भाई पुरानिक, अच्युत पटवर्धन, सुचिता कृपलानी, आरपी गोयनका, उषा मेहता का जो है एक रेडियो चल रहा था बॉम्बे से जो कि मद्रास तक सुना जा सकता था और ये ब्रॉडकास्ट करते थे मूवमेंट के रिलेटेड चीज़ों को। लोगों ने पैरेलल गवर्नमेंट स्टार्ट कर दी, सरकारी बिल्डिंगों में कब्जा किया, कलेक्टर के उस पर कब्जा किया, आज से हम ही कलेक्टर हैं और आपके पास क्या हो गया, पैरेलल गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई। बलिया में जो है अगस्त 1942 में एक हफ्ते के लिए चिट्टू पांडे के अंतर्गत आपके क्या किया गया, पैरेलल गवर्नमेंट चला दिया चिट्टू पांडे ने और बोला कांग्रेस के जितने लीडर्स जेल में थे उनको छुड़वा दिया, बोला जाओ। इस तरीके से आपके पास मिदनापुर में जो है आपके पास दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक जातीय सरकार, यही आपके पास जो पैरेलल गवर्नमेंट है वो चलाई गई, जिसने साइक्लोन वर्क किया, जो आपके चक्रवात आया था, ठीक है। इसके अलावा आपके पास स्कूल को ग्रांट दिया, इसके अलावा सप्लाइड पैडी फ्रॉम द रिच टू पुअर, ऑर्गेनाइज्ड विद्युत वाहिनीज, तो गरीबों से अमीरों में बांट दिया, स्कूल्स में आपके जो है फंड्स दे दिए। आपके पास क्या किया, जो आपका साइक्लोन आया हुआ था, चक्रवात हुआ था, उसमें आपका जो है साथ दिया। इसी तरीके से सतारा महाराष्ट्र में जो है 1943 से 1943 से 1945 तक प्रति सरकार चलाई गई, जो भी एक अपने आप में पैरेलल गवर्नमेंट ही है। तो आपके वाई.बी. चौहान, नाना पाटिल एक्सेट्रा ने ये ऑर्गेनाइज किया। विलेज लाइब्रेरीज, ठीक है, न्यायदान मंडल ऑर्गेनाइज किए गए। इसी तरीके से आपके सरकार के खिलाफ जो है विरोध किया। 1933 में आपके पास एक मैन मेड फेमाइन आया, जिसमें कंडीशन ये थी, आप देख सकते हैं, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग प्रभावित हुए। फेमाइन 1943, और इसको बोला जाता है, जो ब्रिटेन में रूल कर रहा था विंस्टन चर्चिल, ये इसके लिए जिम्मेदार है, विंस्टन चर्चिल। ये वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है, और हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया, ये इंपीरियल पावर की निशानी, ठीक है, 1943 में। चलो मीनवाइल जो भी है आपके पास एफर्ट चल रहे हैं और आपके पास सी राजगोपालाचारी ने एक फॉर्मूला दिया, ठीक है, उसे कहते हैं सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, ताकि आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लिए, वो सॉल्व हो सके। तो 1944 में आपके पास सी राजगोपालाचारी ने फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम लीग है वो आपके पास कांग्रेस की जो डिमांड है आज़ादी की, वो उसे सपोर्ट करेगी। इसके अलावा लीग जो है कोऑपरेट करेगी कांग्रेस की इन फॉर्मिंग अ प्रोविजनल गवर्नमेंट सेंटर, तो केंद्र में सरकार बनाने में जो है कांग्रेस की मदद करेगी कौन, लीग। इस तरीके से आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर, जब युद्ध खत्म हो जाएगा, तो आपके पास जितनी एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू डिसाइड बाय अ प्लेबिसाइड, ठीक है, और आपके पास जितने आपके नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में आपका जो पाकिस्तान वाला इलाका है और जो बंगाल वाला इलाका है, वहाँ पे वोटिंग से डिसाइड किया जाएगा, प्लेबिसाइड से डिसाइड किया जाएगा कि एक सॉवरेन स्टेट बनना है कि नहीं बनना है। अगर पार्टीशन एक्सेप्ट हो गया, मान लो वहाँ की जनता जो है चाहती है कि हाँ पार्टीशन होना चाहिए, तो एग्रीमेंट किया जा सकता है, ताकि हम लोग जो है डिफेंस, कॉमर्स, कम्युनिकेशन जो है एक साथ कॉमन ले लें, एक तरीके से फेडरल सिस्टम बना देंगे, बाकी पावर डिवाइड कर देंगे और फेडरलिज्म बना लेंगे। ये डिसाइड किया गया। चलो भाई, बात हो गई। और ये सारी चीज़ें कब लागू होंगी, ठीक है, दिस अबाउट टर्म्स टू बी ऑपरेटिव ओनली इफ इंग्लैंड ट्रांसफर द फुल पावर्स टू इंडिया। ऑब्वियस ही बात है, डिपेंड फाइनली हम लोग किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इंग्लैंड पे डिपेंड कर रहे हैं। तो आपके पास ये चीज़ डिसाइड कर ली गई कि हम लोग जो है इस तरह की कंडीशंस कर सकते हैं। राजगोपाला फॉर्मूला है ये जो आपके पास। उसके बाद जो है चलो ठीक है, नहीं हो पाया,
इसके बाद आपके पास देसाई, भूलाभाई देसाई, और आपके पास कांग्रेस आपके मुस्लिम लीग का नंबर 2 लियाकत अली खान। इनके बीच में जो है आपका एक पैक्ट हुआ, बोला आपके पास इक्वल नंबर ऑफ पर्सन नॉमिनेट होंगे कांग्रेस और लीग के सेंट्रल लेजिस्लेचर में, जो आपकी केंद्रीय जहाँ संसद है ना, वैसे केंद्रीय सभा जो आपके पास है, केंद्रीय विधायिका जो है वहाँ पे आपके पास मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बराबर होंगे, और 20 सीटें जो है मुस्लिम मतलब माइनॉरिटीज़ के लिए क्या करी जाएंगी, आपकी डिवाइड की जाएंगी या रिजर्व करी जाएंगी। चलो, पर ये कोई चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई, और 1945 में आपके पास एक लॉर्ड वेवल जो है, जो वाइसरॉय, लॉर्ड वेवल जो वाइसरॉय है, उसने एक प्लान दिया और उसने सारे लीडर्स को अनकंडीशनली छोड़ दिया, और आपके पास शिमला में एक प्लान बनाया, उसे आपके शिमला में, और एक प्लान दिया, उसका नाम है वेवल प्लान। तो बोला कि आपके पास गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के अलावा जितने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लोग होंगे वो सब इंडियंस होंगे। पहली बात तो ये बोल दिया। ये वेवल का प्लान है 1945 में। वर्ल्ड वॉर अभी अंतिम फेज पे है। कास्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, और आपके पास जो है जो काउंसिल, जो आपकी दोबारा एक काउंसिल बनेगी, जो अभी इलेक्शंस होंगे और जो आपकी विधायिकाएं होंगी, ठीक है, तो आपकी जो सेंट्रल काउंसिल होगी, ठीक है, उसको जो है अंतरिम गवर्नमेंट का वो काम करेगी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ 1935 एक्ट, ठीक है, जो कि जिम्मेदार नहीं होगी आपकी सेंट्रल असेंबली के लिए, मतलब पूर्ण तरह से आपके जिम्मेदार सरकार नहीं होगी, ठीक है जी। जैसे मैंने बताया था, आपके पास डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस होता है, उसमें आपके पास जो सरकार होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर के लिए। गवर्नर जनरल जो है अपनी वीटो एक्सरसाइज कर सकता है रिगार्डिंग द मिनिस्टर्स, और डिफरेंट पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपनी ज्वाइंट लिस्ट वाइसरॉय को दे सकते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए, ठीक है जी। इसके अलावा अगर मिलके आप जैसे मुस्लिम लीग और कांग्रेस है, बनाओ अपने कॉमन प्लान और अपने लीडर्स के नाम लिखो और भेज दो। अगर आप लोगों को ऐसा नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, आप लोग जो है नेगोशिएशंस के लिए हम लोग रास्ते खोल के रखेंगे। अब मुस्लिम लीग कह रही है कि जितने मुस्लिम्स होंगे और मुस्लिम मेंबर्स जो भी होंगे वो सब मुस्लिम लीग के नॉमिनी होने चाहिए। कांग्रेस ने कहा नहीं, अगर तुम लोग मुस्लिम पार्टी बन जाओगे, ठीक है, इवन जो आपके मौलाना आज़ाद थे उन्होंने कहा कि खाली मुस्लिमों की नुमाइंदगी मुस्लिम लीग नहीं कर रही है। तो जिन्ना ने कहा कि ये सबको पता है कि कौन किसकी नुमाइंदगी कर रहा है, और मौलाना आज़ाद बीइंग द पार्ट ऑफ द आपके कांग्रेस इस बात को कह रहे हैं। पर मुस्लिम लीग कह रही है कि नहीं, आप जो आपके जो मिनिस्टर्स हैं, जो सेंट्रल मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आएंगे, ठीक है, तो उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में यानी कि आपके जो केंद्र है, केंद्र में जो जैसे आज के डेट में प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के अंदर अलग अलग मंत्री हैं, तो उस जमाने में क्या होता था, वाइसराय होता था, वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी जो कि मिनिस्ट्री काम करती थी। तो बोला वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो लोग आएंगे उसमें जो मुस्लिम्स होंगे वो सिर्फ मुस्लिम लीग से आने चाहिए। कांग्रेस इस बात को नहीं मान रही है कि इसकी वजह से हम लोग जो है कैसी पार्टी के रूप में उभरेंगे, कम्युनल पार्टी, हिंदू पार्टी। चलो भाई, फाइनली आपके पास क्या हुआ, लॉर्ड वेवल का प्लान ये जो है ये भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। इसके बाद ब्रिटेन में चुनाव हुए, और ब्रिटेन में चुनाव होने की वजह से आपके पास जो वहां की हार्डकोर कंजर्वेटिव सरकार थी, जो विंस्टन चर्चिल लीड कर रहे थे, कंजर्वेटिव सरकार, जो आपके पास कौन लीड कर रहा है, कंजर्वेटिव पार्टी है ना वहां पे, तो आपके चर्चिल लीड कर रहे हैं, वो चुनाव हार गए। चर्चिल चुनाव हार गया, और आपके पास लेबर पार्टी वाले कौन आ गए, क्लेमेंट एटली। कौन आ गया, क्लेमेंट एटली सरकार में आ गए। तो क्लेमेंट एटली सरकार में आ गए, क्लेमेंट एटली सरकार में आ गए। अब क्लेमेंट एटली सरकार में आ गए तो एटली गवर्नमेंट ने जो है फरवरी 1946 में बोला कि हम लोग जो है आपका एक हाई पावर्ड मिशन भेजेंगे, और वो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर्स होंगे, जिसमें 3 लोग आए। आपके पास पैट्रिक लॉरेंस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, स्टेफर्ड क्रिप्स जो आपका बोर्ड ऑफ ट्रेड का हेड है, और एवी अलेक्जेंडर जो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी है। इनको भारत भेजा गया। 3 लोग आ गए। पहला आपके पास कौन है, स्टेफर्ड क्रिप्स जो 1942 में भी आए थे। 3 मेंबर का बोर्ड है, ये लोग भारत में आएंगे, कैबिनेट के मेंबर्स हैं, जो आपका बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष है। आपका कौन, पैट्रिक लॉरेंस जो भारत का राज्य सचिव है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो 1858 के बाद से होता था। और तीसरा आपके पास है एवी अलेक्जेंडर जो आपके पास कौन है, लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी है। तो 3 लोग भारत भेजे गए। अभी भेजे गए, चलो भाई, अब क्लेमेंट एटली का मिशन आया, और मिशन ने जो है आपके पास 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। 2 नेशन थ्योरी रिजेक्ट हो गई।
इसके अलावा बोला कि आप लोग जो है एक संविधान सभा बनेगी। क्या बनेगी? संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जिसका काम होगा संविधान बनाना, जिसमें आपका प्रिंसली स्टेट्स भी होंगे। प्रोविंसेस की विधानसभाएं चुन के भेजेंगी, प्रोविंसेस की विधानसभाएं इलेक्ट करके भेजेंगी। और आपके पास प्रिंसली स्टेट्स क्या करके भेजेंगे? नॉमिनेट। प्रिंसली क्या करके भेजेंगे? नॉमिनेट, नामांकित करके भेजेंगे। प्रोविंसेस की विधानसभा इलेक्ट करके भेजेंगी और प्रिंसली का क्या करके भेजेंगे? नॉमिनेट करके भेजेंगे संविधान सभा में। और संविधान सभा का क्या काम होगा? संविधान बनाना। इसके अलावा मीनवाइल एक सरकार बनेगी, उसे कहेंगे इंटरिम गवर्नमेंट। क्या कहेंगे? इंटरिम गवर्नमेंट। जब तक कि आपकी फाइनल संविधान बन के नया सरकार नहीं बन जाती तब तक एक सरकार बनेगी, उसे कहेंगे इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम गवर्नमेंट। पाकिस्तान ने, इसके अलावा आपके पास हालांकि अपने अपने पॉइंट से मुस्लिम लीग ने भी इसे रिजेक्ट करा, कांग्रेस ने भी रिजेक्ट किया, बट फाइनली आपके कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि आपके पास कई ऐसे प्रावधान थे, जैसे मुस्लिम लीग का जो पाकिस्तान वाला कॉन्सेप्ट है वो हल नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास कांग्रेस जो है, जो प्रोविंसेस हैं उनको डिवाइड कर दिया गया था ABC ग्रुप में। तो बोला कि ये ग्रुपिंग वाला सिस्टम जो है ये धर्म जाति के आधार पर, जो धर्म के आधार पर जो डिवाइड किया गया, इसके हम फेवर में नहीं है। बट मीनवाइल कोई बात नहीं। उसके बाद मुस्लिम लीग ने क्या करा? मुस्लिम लीग ने फाइनली, जिन्ना ने क्या करा? डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दिया और बंगाल से दंगे शुरू हो गए, ठीक है। 16 अगस्त 1946 1946 क्या स्टार्ट हो गया? डायरेक्ट एक्शन डे। और बहुत बुरे नृशंस हत्याकांड होने लगे, दंगे हो गए। फिर भी चलो कोई बात नहीं। उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई, एक अंतरिम सरकार बना दी गई जिसमें लियाकत अली खान को फाइनेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी दी गई थी। इसको हम लोग पॉलिटी में फर्दर डिस्कस करेंगे। लियाकत अली खान मुस्लिम लीग के नंबर 2, ठीक है। अब चलो भाई कोई बात नहीं, आए सब चीज़ चल रही है, पाकिस्तान की डिमांड चली जा रही है, मुस्लिम लीग जो है सिर्फ पाकिस्तान का स्टैंड ले रही है। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का निर्माण हुआ जिसका काम था संविधान बनाना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब संविधान सभा का निर्माण हुआ दिसंबर में, मुस्लिम लीग के बंदे नहीं है और उस जमाने के सारे बड़े लोग जो हैं मुस्लिम लीग के या चाहे कांग्रेस के उस जमाने में इससे जुड़े हुए थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से सिर्फ 2 लोग इसके सदस्य नहीं थे, पहले मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरे महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। हालांकि मुस्लिम लीग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या होना था? जुड़ना था, बट फाइनली जो है ये लोग क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं मीटिंग्स में। पहले इंटरिम गवर्नमेंट में भी नहीं आए थे, पर फाइनली आपके लियाकत अली जो हैं आपका वित्त मंत्री थे और इनके और कुछ भी मिनिस्टर्स थे, ठीक है। जैसे जोगिंद्रनाथ मंडल वो लॉ मिनिस्टर थे, मुस्लिम लीग की तरफ से थे। हालांकि उनकी बाद में बहुत फजीहत हुई है। फरवरी 1946 में संविधान सभा ने काम करना शुरू किया। फरवरी 1947 में क्लेमेंट एटली ने डिक्लेयर किया कि जून, ठीक है, आपके पास जो है अगले साल तक जो है हम लोग क्या करेंगे? 1948 खत्म होने पर हम लोग जो है पावर ट्रांसफर करके निकल जाएंगे। पावर ट्रांसफर करके हम लोग निकल जाएंगे, ये आपके क्लेमेंट एटली ने अनाउंस किया। लॉर्ड वेवेल को बुला लिया गया और माउंटबेटन को भेज दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन को जो है भेज दिया गया एज वॉइसरॉय बना के भेजा गया और सॉल्यूशन के लिए बोला गया। बोला जितने स्टेक होल्डर्स हैं, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, नेहरू, जिन्ना, इनसे मिलो और जाके डिसाइड करो भविष्य क्या होगा। फाइनली आपके पास जो है माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को एक प्लान दिया, इसे जून प्लान या माउंटबेटन प्लान कहते हैं। इसमें इन्होंने बोला कि आपके 2 नेशंस होंगे, 2 देश बनेंगे और एक बाउंड्री कमीशन की अपॉइंटमेंट होगी जो सीमा निर्धारण करेगी। बाउंड्री कमीशन होगा जो सीमा निर्धारण करेगा। 1935 में बर्मा पहले ही अलग हो गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बाद से। बोला 2 देश बनेंगे और आपके पास क्या होगा? एक बाउंड्री कमीशन हो गया जो अपॉइंट किया गया सिरिल रेडक्लिफ के अंतर्गत। तो सर सिरिल रेडक्लिफ जो थे, इसी वजह से भारत पाकिस्तान की जो रेखा है उसे आज भी रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। तो सिरिल रेडक्लिफ के अंतर्गत जो है आपके पास डिसाइड किया गया कि आपके पास भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारण के लिए कमीशन बनेगा, इसका नाम होगा बाउंड्री कमीशन। अब उसके बाद चलो कोई बात नहीं, 4 जुलाई
1947 को आपका बिल रखा गया, जो भारत की आज़ादी का बिल था। 18 जुलाई 1947 को आपका आज़ादी का बिल पास हो गया, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 को जो है आपको आज़ादी दे दी गई। और रेड क्लिफ कमीशन ने जो आपके पास जो बाउंड्री बनाई थी, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में बनाई थी, ठीक है, विदाउट इवन फिजिकली सर्वेइंग द थिंग्स। तो फाइनली आपका भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, और आपके पास एक बना ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश का इलाका है, एक बना वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान का इलाका है, और बीच में बचा भारत। हालांकि 1971 तक ये ज़्यादा दिन चल नहीं पाया और ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन हो गया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। जय हिंद, जय भारत।